तो वी डिड दिस लास्ट चिल्ड्रन की मल्टीपल हमारे पास प्लान्स होंगे, उसमें से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ट वर्कआउट करेंगे या वर्स्ट? बेस्ट, सिंपल एज दैट। चलिए, सो वील सी टू इट कि हमारे प्लान का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, फायदा किसमें ज्यादा होगा और नुकसान किसमें कम होगा। अकॉर्डिंगली दैट प्लान विल बी अडेप्टेड और इम्प्लीमेंटेड। अगर लग रहा है कि भाई प्राइस को रिड्यूस करने से कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, तो व्हाट विल डू? प्राइस को रिड्यूस करने से कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, व्हाट विल डू? रिड्यूस कर देंगे। बट अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक हो, अब सर ये क्या होता है, कुछ को नहीं समझ में आया होगा। 30% आपने प्राइस गिराया, सिर्फ 30% ही आपके कस्टमर बढ़े, क्या आपका एडिशनल रेवेन्यू आया कोई? नो। तो इसको इकोनॉमिक्स में यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। तो क्या इस तरह का प्राइस इंक्रीज सर्व्ड टू बी फेवरेबल चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। बट अगर प्राइस 10% गिराएं और 25-30% कस्टमर बढ़ जाए, तब तो प्राइस गिराने से फायदा होगा, एल्स प्राइस गिराने से कोई फायदा नहीं होगा। Selecting an alternative, तो we'll select the most profitable one or the least profitable one? Most profitable। अभी मैं आपको कार कंपनी का एक एग्जांपल देता हूं। ये काम इंडिया में होंडा सिटी ने होंडा मोटर्स ने स्टार्ट किया था, और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इसको बहुत कायदे से इस्तेमाल करता है। होता क्या है चिल्ड्रन, जब भी आप कोई नई कार खरीदते हैं, आपको हर कार कंपनी 3 फ्री सर्विसेज देती है, एंड दैट यू हैव टू गेट इट डन विद इन 1 ईयर। पहली सर्विस 3 महीने बाद, दूसरी 6 महीने बाद, और तीसरी 12 महीने खत्म होने से पहले। और कभी कभी इस पे किलोमीटर्स भी अटैच कर दिए जाते हैं। आपकी गाड़ी उतने किलोमीटर चले चाहे ना चले, आपको सर्विसिंग करा लेनी है। बट जब आप इसके बाद पेड सर्विस कराने जाते हैं, तो कंपनी कहती है भाई 1999 हमारी पेड सर्विस का चार्ज है। पहले तो फ्री में था, वो 3 कंपनी ने दिया था, अब इसके पैसे लगेंगे। अब आप ये 1999 की सर्विस को कंपेयर करते हैं जो वर्क क्वालिटी इन्होंने दी आपको मार्केट से, तो मार्केट में इतना काम 1000 रुपीज में हो जाता है। तो जो काम हमारा आधे पैसे में हो जाएगा, कोई बेवकूफ कस्टमर ही होगा जो 2000 रुपए मारुति के वर्कशॉप को देगा। ये सुनो चलन। तो लोग क्या करने लग गए, 3 फ्री सर्विस तो कंपनी के शोरूम में वर्कशॉप में करवाते थे, और बाकी बाहर। ऐसा 2 व्हीलर में भी होता है, सब में होता है। अब मारुति वालों ने सोचा कि कस्टमर का एक तो भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, दूसरा वो भाग जा रहा है हमारे पास से, तो दोनों चीजें कैसे क्रिएट करनी है। जब भी कोई नई कार खरीदे, व्हाट विल डू, हम उसे पागल बना के एक्सटेंडेड वारंटी प्लान बेचेंगे। क्या बेचेंगे? एक्सटेंडेड वारंटी। नॉर्मली कार कम्स विद अ वारंटी ऑफ 1 ईयर। किसकी पे वारंटी होगी सर? टायर घिसेगा नहीं 1 साल तक, टायर पे कोई वारंटी नहीं है। जो कंज्यूमेबल्स होंगे उस पर वारंटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स, स्क्रीन, गॉट इट क्लियर? मतलब ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म चलनी है, खराब नहीं होनी, उस पर हम आपको वारंटी दे देंगे। स्पीडोमीटर 1 साल के अंदर खराब हो जाता है तो फ्री में बदलवा लीजिएगा, 10 साल बाद खराब होता है थोड़ा बदलेंगे, अब तो आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसको। अब कंपनी ने कहा कि भाई 1 साल बाद कस्टमर भाग जाएगा, तो एक काम करते हैं, उसको 5 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान बेचते हैं। कितने ईयर्स का चिल्ड्रन? 5 ईयर्स। कि 5 साल तक आपकी गाड़ी में कोई भी खराबी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप रिप्लेस करा लीजिएगा, एंड द प्लान वुड कॉस्ट ₹15,000। और कंपनी बड़ी चतुर है, कंपनी को पता है कि अगर हम 1 लाख लोगों को प्लान बेचेंगे, 1 लाख लोगों को प्लान बेचेंगे साल भर में, हार्डली 1000 लोग 5 साल के अंदर रिप्लेस कराने आएंगे खराब सामान। जनरली सामान खराब होएगा नहीं, और अगर हो भी गया तो कोई मारुति की जेब से पैसा नहीं जाता है। जिन वेंडर्स से उन्होंने सामान लिया है, वो उनसे भी एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं कि भाई अगर 5 साल के अंदर स्पीडोमीटर खराब हुआ, 5 साल के अंदर स्क्रीन खराब हुई, तो हम आपको वापस करेंगे, आप बदल के दीजिएगा। कस्टमर से हमने 15,000 रुपए लपेट लिए। होंडा मोटर्स तो इसके 50-50,000 रुपए लेता है, और कस्टमर के मन में एक डर डाल दो, सर प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, कहीं इंजन में गलत फ्यूल की मिक्सिंग हो गई तो आपका 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। सिर्फ आपको 15,000 रुपए देना और 5 साल के लिए सुकून की सांस लेके बैठ जाना है। अब कस्टमर बेचारा डर गया और उसने एक्सटेंडेड वारंटी प्लान ले लिया, तो कंपनी को तो फायदा मिलेगा। अब पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर यहां खत्म नहीं होती है। अगर इन 5 इयर्स में आपने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कहीं बाहर कराई, तो आपका एक्सटेंडेड वारंटी प्लान कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो 5 साल में आप कम से कम 4 बार 6 बार तो और सर्विस करा ही लेंगे, वो भी रेवेन्यू आपसे लपेटेंगे। अब 5 साल चूज लिया आपको कायदे से, 2-3 साल आप गाड़ी और चलाएंगे, फिर 8-10 साल बाद तो आदमी गाड़ी ही रिप्लेस कर देता है। यस और नो चलना? नहीं समझ में आया? पक्का? तो मेरे को मारुति वालों ने ये प्लान चिपकाया जब मैंने अपनी नई कार 4 साल पहले खरीदी। 3 फ्री सर्विस हो गई 2 साल के अंदर, कोविड आ गया तो उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया था मेरे को।
अब उनका फोन आता है, सर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है। तो मैं कहता हूँ मैंने बाहर करा ली सर्विस। कह रहे सर हम टाइप कर देते हैं इस पे। मैंने कहा टाइप कर दीजिए बिल्कुल। कह रहे सर वो आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। मैंने मैडम 4 साल में सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है और हवा भरवाई है, इसके अलावा कोई खराबी आई ही नहीं। और महीने में हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर भी नहीं चलती है। जब चलेगी ही नहीं तो खराब कहाँ से होगी। कह रही सर आपका एक्सटेंडेड वारंटी प्लान एक्सपायर हो जाएगा अगर आप सर्विसिंग बाहर से कराएंगे, तो हम वारंटी कवर नहीं करेंगे। मैंने कहा भाड़ में जाओ मरो जाके, मेरे को वारंटी कवर करानी नहीं है। माई कार इज इंश्योर्ड, माई कार इज इंश्योर्ड। कुछ गड़बड़ होगा हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूलेंगे। सर मेनी थिंग्स आर देयर जो इंश्योरेंस कंपनी भी कवर नहीं करती है। मैंने कहा ये आप झूठ बोलते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का ज्ञान देते हैं। मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सारे पैरामीटर्स कह सर ये वाला कवर है। मैंने कहा हाँ। कि सर चाबी खो गई तो? मैंने कहा 250 रुपये मैंने उसका भी अलग से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया है। क्या सर ये आपको किसने बताया था? मैंने कहा आई हैव डन एमफिल इन इंश्योरेंस, मास्टर ऑफ फिलोसफी, वाज अबाउट टू डू पीएचडी एज वेल। तो मेरे को पता है इंश्योरेंस कंपनी का खेल क्या होता है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेने गए, उन्होंने सर नॉर्मल पॉलिसी 7,000 रुपए की है, बट आप इन आइटम्स को ऐड करा लीजिए अपनी पॉलिसी में, तो हम आपको पॉलिसी 8,200 रुपए के प्रीमियम पे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा सर्विसिंग पे जो पैसा बचेगा वो मैं इंश्योरेंस कंपनी को देता हूँ। एंड 99% चिल्ड्रन खराब चीजें होंगी ही नहीं। भाई कंपनी रेप्यूटेड कंपनी है, टेस्टेड एंड टाइम ट्राइड सामान बेच रही है। ये तो सिर्फ पैसा खींचने की एक हरकत है। लॉजिक समझ में आया? जैसे इंश्योरेंस एजेंट पापा को नहीं बोलते 2 साल का बच्चा है करा लो इंश्योरेंस, चाइल्ड ग्रोथ प्लान है वगैरह। अरे बच्चा बायोलॉजिकली अपने आप ही ग्रो करेगा, चाइल्ड ग्रोथ प्लान से कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। अंडरस्टूड और नॉट? तो कंपनीज क्या करती हैं, इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स देती हैं कि एक तो पहले इंश्योरेंस का प्लान चिपकाओ और उसके बाद कहेंगे बाहर से सर्विसिंग कराया तो प्लान एक्सटेंडेड वारंटी का कैंसिल हो जाएगा। सॉरी मैं इंश्योरेंस बोल गया गलती से, एक्सटेंडेड वारंटी प्लान कैंसिल हो जाएगा। तो ये इनका काम कौन करता है? बड़े बड़े पढ़े लिखे मैनेजमेंट गुरुज। समझ में आई बात की नहीं? और कुछ चुलबुल पांडे टाइप कस्टमर होते हैं हमारी तरह जो बच जाते हैं। 99% कस्टमर तो कायदे से फंस जाता है क्योंकि वो डरपोक होते हैं बेसिकली। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात? अंडरस्टूड एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड कि भाई मैनेजमेंट पढ़ने से फायदा और नुकसान क्या होगा। एज अ कस्टमर आपको फायदा होगा, एज अ मैनेजमेंट गुरु भी आपको बहुत फायदा होगा। गॉट इट? अभी एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत धमाकेदार एग्जांपल है। 2 years ago चिल्ड्रन आई वॉज ट्रैवलिंग वाया सुल्तानपुर साइड। तो मेरी गाड़ी के सामने एक वो क्रेटा वाले अंकल जी जा रहे थे और लगता है दहेज में मिली थी गाड़ी, भगाए पड़े थे भयंकर, और रोड थोड़ी गड़बड़ थी। तो उनके टायर में एक छोटा सा कंकड़, एकदम छोटा सा, टिप ऑफ अ पेन से डबल ट्रिपल साइज का, टकराया हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन से, और हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे हल्का सा क्रैक आ गया। देन एंड देयर आई स्टॉप्ड माय कार, यूज्ड सम प्रीफिक्स एंड सफिक्स फॉर दैट अंकल जी। गॉट इट क्लियर? नालायक, निर्लज, करम जले, कल मुंह टाइप के, पता नहीं कैसे नालायक गाड़ी चलाते हैं। गलती मेरी थी, मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया हुआ था। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, अपनी कंप्लेन लॉन्च करवा दी। गॉट इट क्लियर? फिर जब अपनी सिटी होम टाउन वापस लौटे तो मैंने अपने इंश्योरेंस एजेंट को बोला भाई इस तरह से मैंने किया है, तो आप बताइए इट वाज करेक्ट और नॉट। कह रहे जब आप डिसीजन खुद ही ले चुके हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मैंने गलती क्या की? कह रहे आपने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी। मैंने कहा ये तो मेरे को पता है, नेक्स्ट ईयर जब इंश्योरेंस प्रीमियम फिर से देना होगा तो जो नो क्लेम बोनस का बेनिफिट होता है, अगर आप साल भर कोई भी क्लेम नहीं करते ना तो इंश्योरेंस कंपनी 15-20% का डिस्काउंट देती है अगले प्रीमियम पे। अगर आपने क्लेम ले लिया तो वो आपका बोनस कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक है। देन आई वेंट टू इलाहाबाद के लोकल शोरूम www.lutereham.com, अमित दीप मोटर्स। मैंने कहा विंडशील्ड रिप्लेस करानी कितना पैसा लोगे? चलो नहीं, डोंट इमेजिन, 16,000 रुपये उन्होंने प्राइस कोट किया। देन आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसका भी विंड स्क्रीन का सप्लाई करने का बिजनेस है। कह रहा है क्यों परेशान हो रहे हैं, 4800 पब्लिक का रेट है, आपका रेट 4200 है, बस इतना डिफरेंस। चिल्ड्रन शोरूम इज चार्जिंग हाउ मच? 16,000 एंड फ्रेंड इज चार्जिंग 4200, पब्लिक चार्ज 4800। सर इतना पैसा लेते हैं, बेचारों के खर्चे इतने, शोरूम में क्या करें? इतने कम पैसे अगर 16,000 नहीं लेंगे तो शोरूम नहीं चल पाएगा। देन ही टोल्ड मी अपनी कार की फोटो खींच के भेजो। मैंने फोटो खींच के भेजी। कह रहा क्यों परेशान है, रहने दीजिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का ये क्रैक आया है ये धीरे धीरे या तो बढ़ेगा तो आप बदलवा लीजिएगा, नहीं तो माई एक्सपीरियंस इज कि ये बढ़ेगा नहीं। एंड चिल्ड्रन पिछले 2 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ये क्रैक उतना ही बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, तो मैंने इसको रिपेयर भी नहीं करा आज तक।
क्योंकि इसे एकदम सामने आ नहीं रहा है तो क्यों पैसे खर्च करें फालतू। तो माय फ्रेंड सेड अभी आप विंडस्क्रीन रिप्लेस कराएंगे, आपका रियर व्यू मिरर चेंज होगा, फिर जो आरटीओ का स्टिकर लगा है वो चेंज होगा, उसके लिए अलग से आपको 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फास्ट टैग लगा है उसका नुकसान होगा, चलाइए गाड़ी, कोई परेशानी की बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर दिया था, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी कॉल करके कैंसिल कराया अपना क्लेम, क्योंकि मेरे धोबी ने बताया, पहले वो इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था, धोबी काम करता है वो, कि भैया इसको आप कैंसिल करा दीजिए, नहीं तो इतने बदमाश होते हैं इंश्योरेंस वाले, ये मान लेंगे कि आपने क्लेम ले लिया। आई सेड ओके, गुड एडवाइस। तो मैंने कैंसिल करवाया। द पर्सन सिटिंग एट यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी, जो मारुति की ऑथराइज इंश्योरेंस है, हाँ सर कैंसिल हो गया। मैं भी खुश, वो भी खुश। जब रिन्यू कराने की बात आई तो वेबसाइट पे दिखा रहा है कि आप एक बार क्लेम ले चुके हैं, और मैंने कोई क्लेम लिया ही नहीं। फिर मैंने फोन किया तो मेरे को ज्ञान देने लग गए। फिर आप तो जानते ही हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूं, आईआरडीए पे मैंने कंप्लेन फाइल की इनकी। जब उनको आईआरडीए से डंडा पड़ा तब उन्होंने मेरी कंप्लेन कैंसिल की और मेरा प्रीमियम कम हो गया। और मैंने ये भी बोला आप प्रीमियम सही करिए तो मैं आपसे इंश्योरेंस कराऊंगा। फिर यूनिवर्सल सोम्पो वाले खुश हो गए, कस्टमर भाग ना जाए। वो मेरे को बताने लग गए सर आपकी गाड़ी का 12,000 रुपए में इंश्योरेंस हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, पहले आप ये करेक्शन करिए जो आपने मिस्टेक की है, आई गेट द कार इंश्योर्ड। उन्होंने करेक्शन कर दिया, वहां से दिखाने लग गया जीरो क्लेम। मैं चला गया ओरिएंटल के ऑफिस में, ओरिएंटल इंश्योरेंस, 8200 में इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि ये मैंने policybazaar.com से लिया था और ये ऑफलाइन था। नहीं यार सर आपने बोला था हमसे कराएंगे। हमने कहा आपका प्राइस ज्यादा था। कि सर आपने पहले कंपेयर किया था। मैंने कहा हम तो इंश्योरेंस पहले ही करा चुके थे, वो तो हमको सिर्फ लिस्टिंग सही करानी थी कि कल को अगर हम ये रिप्लेसमेंट कराते हैं तो हमारे चार्जेस ज्यादा ना। तो इसलिए बच्चों, पढ़ा लिखा इंसान ही जीवन में बेवकूफ बनने से बच सकता है। तो ये मेरा प्लानिंग प्रोसेस था, कार को कैसे इंश्योर कराया जाए। समझ में आया? तो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किए, भाई ऑफलाइन इंश्योरर कितना ले रहा है, पॉलिसी बाजार कितना ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम में, स्कूल में, सब्जेक्ट में काम आएगा, वो जीवन में हर जगह काम आएगा। ओके। जैसे कुछ लोग प्लान करते हैं क्लास में वहां लेट चलेंगे आज, ताकि होमवर्क वगैरह ठीक ठाक चेक हो जाए, पढ़ने लिखने में वैसी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सो कौन सा प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा बच्चों, जो बेस्ट हो या वर्स्ट हो? जो बेस्ट हो। गॉट इट क्लियर? फिर बीच बीच में चेक करेंगे जो अपना प्लान है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, फॉलो अप। ये डेंटिस्ट के साथ बड़ा नाटक होता है। एक बार बुलाएगा, दांत की मरम्मत करेगा, कहेगा 15 दिन बाद फिर आना, फिर कहेगा 1 महीने बाद आना, फिर कहेगा 2 महीने बाद आना। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के डेंटिस्ट जो होते हैं बड़े कलाकार होते हैं। विदेश आप जाइए, एक दांत उखड़वाने का 40,000 रुपए इंडियन करेंसी में। हिंदुस्तान का डॉक्टर 4,000 रुपए लेगा और 10 बार आपको बुलाएगा, क्योंकि 40,000 एक साथ मांग ले कोई जाएगा ही नहीं उसके यहाँ। 4,000 10 बार लोग दे देंगे। तो व्हाट द डॉक्टर इज डूइंग, फॉलो अप। 2 बार ठोके पीटेगा, शीशा चमकाएगा, हाँ बस सही चाहिए, कुछ लगा देगा सोफ्रोमाइसिन वगैरह, पागल बना के 4,000 झटक लेगा आपसे। हाँ यही सब पागल बनाते हैं लोग, और क्या। आप बढ़िया लौंग इलायची खाते रहिए और ठीक ठाक ब्रश करते रहिए, आपके दांत में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे चिबली चिबली टाइप के, चवन्नी अठन्नी छाप, 5th और 7th में पढ़ते हैं, टूथ डीके हो रहा है। क्यों हो रहा है? चाउमीन, मोमोज, बर्गर, सैंडविच। हमारे दांत में क्यों नहीं हुआ आज तक कुछ? हमारे दादाजी तो 72 ईयर्स की एज पे निपटे थे, मतलब डेथ हुई थी। तब तक दांत टनाटन काम कर रहे थे, काट लें तो उंगली कट जाए आपकी, इतना भयंकर था। फादर माई डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम, पान भी बहुत खाते थे। खैर मैं पनीडी छाप नहीं हूँ, वॉट इट क्लियर। बट आप कायदे से ब्रश करिए, पौष्टिक आहार खाइए, देसी वगैरह सेवन करिए, गन्ना अन्ना तोड़ते रहिए, तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। ये जितना बाजार का सड़ा गला खाना आप लोग खाते हैं, बर्गर चाउमीन, इसी की वजह से दांत खराब होते हैं बेसिकली। और चॉकलेट खाते हैं छोटे बच्चे, बच्चों को दांत में कीड़ा लगा, इनको चॉकलेट ही लगी हुई है, सस्टेन्ड चॉकलेट है वो। सो पीपल अंडरस्टूड फॉलोअप का क्या मतलब है? फॉलोअप का क्या मतलब है समझ गए? जो आपके बीच बीच में एग्जाम होते हैं ना, यूनिट टेस्ट होता है, फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है, तो एग्जामिनेशन सिस्टम क्या कर रहा है? एकेडमिक्स का फॉलोअप, कि जितना आपने पढ़ा था उतना समझ में आ गया कि नहीं। फाइन, चलिए। सो टाइप्स ऑफ प्लान, सबसे धमाकेदार पूरे क्लास 12th का सुपर डिफिकल्ट टॉपिक चल रहे हैं, 99% बच्चे के सिर से ऊपर जाता है ये, और सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि हेयरलाइन गैप्स आर देयर। आई रिपीट, इट हैज हेयरलाइन गैप्स। तो मैं इसका पहले आपको एक नट शेल में रिव्यू देता हूं, फिर इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ प्लान, ये पूरा लिख लीजिए। मैं इन सब में आपको डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज बताता हूं। कुछ प्लान्स होते हैं जो एक बार यूज होते हैं और कुछ होते हैं जो बार बार। सर कैन वी कॉल स्टैंडिंग प्लान एज रेकरिंग एंड सिंगल यूज प्लान एज नॉन रेकरिंग? क्यों, सबकी शादी अकाउंट से कराने पे तुले हुए हो? सो सिंगल यूज प्लान वो है जो सिर्फ एक प्रोसेस में एक बार यूज होंगे।
स्टैंडिंग प्लान वो है जो हमेशा यूज होंगे। ओके सर, हम इसको स्टैंडिंग प्लान को मल्टीपल यूज प्लान नहीं बोल सकते, उसका मतलब हो जाएगा एक प्लान अलग अलग जगह पे यूज होगा, बट स्टैंडिंग प्लान का मतलब एक प्लान आप ही के बिजनेस में बार बार यूज होगा। ओके तो मीनिंग फर्क हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली अप्रोप्रिएट वर्ड। प्लीज कॉपी दिस वेरी क्विकली। भाई सबने कॉपीफाई कर लिया इसको? चिल्ड्रन डन ऑल? बी क्विक बी क्विक बी क्विक। चलिए 4 पेज का नोट है, उसमें भी कुछ बेवकूफ पूछ रहे हैं पेज नंबर कौन सा है। सही में बहुत आलसी टाइप है, खाना भी खाने के लिए चबाने के लिए आदमी रखे हैं इन्होंने। चलिए सो बच्चों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कुछ लिखा हुआ, इट इज सेड एज टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान भी है और स्टैंडिंग प्लान भी आपको नजर आएगा। मिल गया? अब ये कौन कौन से होते हैं बताता हूँ। भाई सिंगल यूज प्लान वो होता है जो आप एक बार ही यूज कर सकते हो, बार बार यूज नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, इलेक्शन वोटिंग कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट है ना, वो वोटिंग कराता है, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, जनरल असेंबली इलेक्शन हो, सेंट्रल यूनियन कुछ भी हो। तो जो प्लान उन्होंने इस इलेक्शन में यूज किया जो लास्ट हुए, क्या वो अगली बार यूज होगा? डेफिनेटली नॉट, अगली बार चेंज होगा। आपके स्कूल का एग्जाम का टाइम टेबल भी क्या होता है बच्चों बताइए? सिंगल यूज नहीं सर, सीक्वेंस सेम रहता है सर, जो टाइम और डेट चेंज हो जाती है। तो टाइम और डेट जब चेंज हो गई तो भाई टाइम टेबल तो चेंज ही हो गया ना। गॉट इट क्लियर? तो भाई पिछली बार एग्जाम हुआ था, सब्जेक्ट का सीक्वेंस वही था बट वो जून में हुआ था, अगली बार अक्टूबर में होगा लाइकवाइज। तो स्कूल का टाइम टेबल इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्जामिनेशन टाइम टेबल। बच्चों कौन सा? एग्जामिनेशन टाइम टेबल। बट जो क्लास का टाइम टेबल होता है साल भर सेम रहेगा, बट एवरी ईयर इट विल ऑल्सो चेंज। तो ईयर में सेम रहेगा तो स्टैंडिंग प्लान, बट एवरी ईयर इट विल चेंज, तो एक साल के लिए एक प्लान रहेगा, इट इज कॉल्ड एज सिंगल। एकदम आसान तरीका प्लान का टाइप समझने का। पक्का? आपके घर में डेली 3 मील्स बनती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या इवनिंग सपर बोल लीजिए या नाश्ता पानी बोल लीजिए, और रात का डिनर 3.5 मील 3.25 मील हो गई। हर दिन 3 मील बनेगी, ये प्लानिंग है, इट्स सिंगल। बट मील में बनेगा अलग अलग हर दिन, तो इट इज कॉल्ड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग बोलेंगे कि सिंगल यूज बोलेंगे? तीनों मील्स बनेंगी तो स्टैंडिंग प्लान है, बट हर मील में अलग अलग बनेगा। इस मंडे सवेरे सूजी वाली ब्रेड बन गई, तो अगले मंडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पास्ता बन गया, तो इट इज व्हाट? सिंगल यूज। ओके सो ये प्लान एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। निर्मला सीतारमन जी ने फरवरी में बजट प्रेजेंट किया था, नेक्स्ट ईयर फिर करेंगी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो, मान लीजिए आ ही गई। बट क्या पूरा बजट सेम होगा बच्चों इस साल का अगले साल? नो, डेफिनेटली नॉट। कुछ चीजें सेम हो सकती हैं, आई कैन से 25-30% चीजें सेम हो सकती हैं, बट सो कॉल्ड हर साल का बजट अलग अलग बनता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सिंगल यूज। बट जब हम लोग मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस करते हैं, उन्होंने जो पार्टिसिपेशन इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन कंट्रीज को दिया कि भाई अगर 1000 करोड़ रुपए सेटअप करके मैंने इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में खोली, आपने खोली, तो मैक्सिमम फॉरेन पार्टिसिपेशन 51% होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो ये हमेशा चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा? हमेशा। इट इज कॉल्ड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग चिल्ड्रन? स्टैंडिंग बोलेंगे क्योंकि वो रेकरिंग है, बार बार चलेगा। व्हाट इट क्लियर? कोविड टाइम में स्पेशल बेनिफिट स्टूडेंट्स को दिया गया सिर्फ एक बार, जब एग्जाम नहीं हुआ था, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, एक का जो छूट गया तो जो 4 सब्जेक्ट का एवरेज होगा वही एक में मान लिया जाएगा। क्या ऐसा हर साल होगा? नो, इट इज सिंगल यूज प्लान। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। सो सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान का डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान का डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? चलिए तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गोइंग बैक टू द स्क्रीन, फिर वापस इस पे आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले सिंगल यूज में कैटेगरी क्या नजर आ रही है चिल्ड्रन आपको? मेथड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था सबने? सबने? मेथड कुड बी स्ट्रेट लाइन, मेथड कुड बी डिमिनिशिंग बैलेंस, ये मेथड हो गया। सर प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम इज जस्ट लाइक कि आप किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने जा रहे हैं, यू आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिटर। आप स्टेप्स उठाएंगे कि किस किस चीज को चेक करना है। सबसे पहले आप एज एन ऑडिटर एक प्रोग्राम बनाएंगे। सर कैसा प्रोग्राम?
आप पूरी लिस्टिंग करेंगे स्टेप वाइज कि किस किस एस्पेक्ट को आपको चेक करना है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी कैसे अकाउंटिंग करती है, कोई धांधलेबाजी तो नहीं है। तो ऑडिटर 3 महीने का कार्यक्रम बना के आया है, उसे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी है। व्हाट ही इज सपोज टू डू इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, ऑडिट बोला जाता है उसे। बात समझ में आ गई? इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिट। तो सबसे पहले ऑडिटर एक लिस्ट बनाता है क्या क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी है, कौन कौन से वाउचर्स चेक करने हैं, कौन कौन से बैंक अकाउंट चेक करने हैं, किसका किसका हमको नोट डाउन करना है, व्हाट इज कॉल्ड एज दैट गवाही या एविडेंस वोकल में। सो इट इज नोन एज ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कैश बुक निकालो, कैश बुक में रिसिप्ट्स और पेमेंट्स लिखे होंगे, हम सारे ओरिजिनल वाउचर्स मंगवाएंगे कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा पे हुआ। फिर उसके बाद हम सबकी गवाही नोट करेंगे अगर कुछ सस्पेशन होता है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आती है। फिर परचेज रजिस्टर मांगेंगे, सेल्स रजिस्टर मांगेंगे, फिर डेटर्स का हिसाब किताब, क्रेडिटर्स का हिसाब किताब, फिर एक्सपेंस का रिकॉर्ड मांगेंगे और इनकम का रिकॉर्ड। तो स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, प्रोग्राम। अब सर इसको बिजनेस की भाषा में जरा लिंक कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अ कंपनी इज अबाउट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए करना पड़ेगा व्हाट चिल्ड्रन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एक कंपनी आती है दूध बेचती है, नाम आप मेरे को बताएंगे थोड़ी देर में, बट जो वो कंपनी लॉन्च हुई थी काफी साल पहले, हर शहर में पूरे इंडिया में उन्होंने बैनर लगाए थे, गाढ़ा मजा गाढ़ा मजा। लोग सोच रहे थे हेयर डाई है, गाड़ी रहेगी तो अच्छी रहेगी, बाल काले रहेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी चिल्ड्रन? यस, सस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया को जब अपना मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करना था तो गाढ़ा मजा वर्ड क्यों यूज किया? कि हमारा मिल्क अमूल से, मदर डेयरी से बहुत अच्छा है। व्हाट इट क्लियर, टोन्ड नहीं है, स्किम्ड नहीं है, वो बहुत बढ़िया मलाई मार के दूध मिलेगा आपको। तो दैट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन विल बी डन हाउ, भाई पहले एरियाज डिफाइन किए जाएंगे कहां पे एडवर्टाइजमेंट करना है, चैनल डिसाइड किया जाएगा, टेलीविजन के थ्रू होगा, रेडियो के थ्रू होगा, बोर्ड पे होर्डिंग लगाई जाएगी या न्यूज़पेपर में पैम्पलेट भरवाया जाएगा। दिस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, प्रोग्राम। सर इसका कोई मेथड बता दीजिए। मेथड कुड बी प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट और ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मतलब टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट आता है। इज दैट क्लियर? मेरे को बजट बताने की जरूरत है बच्चों। अ प्री फोरकास्ट व्हाटसोएवर बिजनेस एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू अंडरटेक, उससे हमारे टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आने वाले अगले साल में क्या होंगे और हमारे होने वाले पेमेंट्स नेक्स्ट ईयर में क्या होंगे। सो दिस प्लान इज नोन एज बजट। तो बजट भी एक प्लान होता है, किसी हरकत को करने का जो तरीका होता है दैट इज ऑल्सो अ प्लान, जिसे आप प्रोग्राम बोलते हैं। और किसी मेथड को यूज करेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ प्लान बेसिकली। तो प्लान शब्द का अभी तक का तो मतलब एक ही नजर आता था, फोरकास्ट डन टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर। तो भाई मेरे पास दो तरीके हैं क्लास लेने के, एन ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, और रिकॉर्डेड वीडियोस, ये भी एक मेथड हो सकता है बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने का। ऑनलाइन लाइव क्लास हो सकता है, ऑफलाइन लाइव क्लास हो सकता है, मर्ज्ड क्लास हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में। तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मेथड। प्रोग्राम कैसे होगा सर इसमें? जब चैप्टर स्टार्ट होना है 3 दिन पहले स्टडी मटेरियल मिल जाए उस चैप्टर का। नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा, पुराना खत्म हो रहा होगा, जब तक वो खत्म होगा तब तक उसका स्टडी मटेरियल ऑर्डर करके आ जाए। तो इट इज नोन एज व्हाट, प्रोग्राम। आई फोरकास्ट कि कितना कलेक्शन साल भर में होगा और हमारा खर्चा कितना होगा। दिस कलेक्शन आफ्टर पेमेंट विल मेक मी अर्न सम प्रॉफिट और नॉट। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लान, दिस इज ऑल्सो अ प्लान, दिस इज ऑल्सो अ प्लान। समझ में आ गया प्लान का मतलब क्या होता है? पक्का, कंफर्म। बर्थडे पार्टी है मान लीजिए, तो मेथड क्या होगा सर इसमें? घर में पार्टी हो या घर के बाहर, या दोस्त के घर में अपनी बर्थडे पार्टी कर लेते हैं, ये मेथड हो गया। प्रोग्राम, भाई कैसे आप किस गेस्ट को इनवाइट करेंगे या किन किन गेस्ट को इनवाइट करना है। फिर वेन्यू फाइनल होगा, ये तो खाने की बात ही करेंगे सबसे पहले लोग। फिर मेन्यू में क्या रहेगा खाने पीने के लिए, फिर गेस्ट आएंगे तो उनका वेलकम और गेट आउट कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग, भाई टीका का लगाई आइए बलि चढ़ेगी आपकी। उसके बाद डिनर में क्या होगा या लंच में क्या होगा वगैरह वगैरह। देन उनको रिटर्न गिफ्ट क्या देना है। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट, इस प्लान को आप क्या बोलेंगे? प्रोग्राम मत बोलिएगा, इट्स अ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट पढ़ा था कंप्यूटर में, फ्लो चार्ट पढ़ा था ना? तो फ्लो चार्ट इज ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन, प्लान। और वो क्या बताता है? प्रोग्राम बताता है ना किस किस स्टेप से हम आगे चलेंगे। समझ में आ गई बात बच्चों, समझ में आ गई? देन वी हैव
स्टैंडिंग प्लान। तो गोइंग बैक टू द शीट, तो ये दोनों बातें सबको क्लियर हो गई, स्टैंडिंग और सिंगल यूज। चलिए, तो पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे चिल्ड्रन हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, तो जहां पे ऑब्जेक्टिव लिखा है नोट्स में वहां पे लिख लीजिए व्हाट अ फर्म wants to achieve. I repeat children, what a firm wants to achieve is called as its objective. और उसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम अपनी सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेस, सारी अकल चैनलाइज कर देंगे। सो ऑब्जेक्टिव कुड बी मेजर, माइनर एज वेल एज कोलैटरल। भाई सेल बढ़ानी है तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऐसा करना है कि एम्प्लॉय छुट्टियां कम ले, इट्स माइनर। और सारे ऑब्जेक्टिव्स को जब आप मिलाएंगे तो वो ग्रुप्ड ऑब्जेक्टिव होता है। कोलैटरल मतलब कोई किसी से लिंक होगा। आई रिपीट, कोलैटरल मतलब कोई किसी से लिंक। लाइक सेल बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि प्राइस को कम कर दे, बट प्राइस को कम करेंगे तो कोलैटरल ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो जाएगा कि रेवेन्यू विल गो डाउन। शुड वी डू दैट? नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रहे होंगे। रिड्यूस द क्वालिटी रिजेक्ट्स टू 2%। सर इसका क्या मतलब है? अभी तक हम प्रोडक्ट बनाते थे, 100 में से 8 डैमेज निकलता था, तो व्हाट इज द रिजेक्शन रेट? 8%। इसको कम करके कितना करना पड़ेगा? 2%। चलो ना, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास सैमसंग का मोबाइल होगा, और काफी ऐसे होंगे जिनके पास वीवो, ओप्पो, इन सब के मोबाइल होंगे। अगर मैं एकदम अनबायस्ड बात करूं, सैमसंग का मोबाइल एक पर्टिकुलर हाइट से गिरे, वीवो, ओप्पो गिरे, लीस्ट पॉसिबिलिटी डैमेज होने की किसकी है? सैमसंग की पॉसिबिलिटी लीस्ट होगी। व्हाई? उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसे अच्छी है? वो ड्रॉप टेस्ट करते हैं। व्हाट दे डू? ड्रॉप टेस्ट। उनकी फैक्ट्री में जब मोबाइल फोन बन जाता है और डिब्बे में पैक होने होता है, उससे पहले वो भयंकर फोर्स से मोबाइल को फेंकते हैं। ऐसे नहीं हाथ लिया और फेंक दिया, नो 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 नो, उससे तो उतना फोर्स ही लगेगा। डिवाइस पे अटैच करके उसको पुश करते हैं। अगर वो गिरा और गिरने के बाद उठाने पे टूटा नहीं और ऑन हो गया और फंक्शनैलिटी सेम है, तो उसको डिब्बे में पैक करके बाजार में भेजा जाएगा। आपने शायद किसी मोबाइल के ज्ञानी इंसान से सुना होगा, मोबाइल जितनी बार गिरेगा ना, उसकी खराब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर ये कैसे होता है? मोबाइल के अंदर प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर आपको देखने में प्लास्टिक का नजर आता है। उस प्लास्टिक के प्रोसेसर के अंदर स्टील और कॉपर की प्लेट होती है, उसके ऊपर सर्किट डिजाइन होता है। और सर्किट की जो डिजाइनिंग होती है, उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है ना, एनएम होती है। एनएम मतलब नैनोमीटर। तो अगर आपको 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर वाला मोबाइल मिले और 12 नैनोमीटर के मोबाइल वाला प्रोसेसर मिले, ज्यादा तेज कौन सा काम करेगा? 5 वाला ज्यादा तेज काम करेगा। छोटा होगा तो सिग्नल जल्दी ट्रांसमिट होगा। नहीं समझ में आया? 12-12 इंच के गैप में बच्चे बैठे हैं और 5-5 इंच के गैप में बच्चे बैठे हैं, कम्युनिकेशन कब फास्ट होगा? 5 इंच में। तो जितना कम नैनोमीटर होगा, जितना छोटा होगा, सर्किट तो उतना ही है ना, ऐसे से करना है, ऐसे सर्किट बना हुआ है, तो गैप जितना ज्यादा होगा, ट्रांसमिट होने में सिग्नल में टाइम उतना ज्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो जाएगी, और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है 5nm का प्रोसेसर, 2nm का प्रोसेसर। सर माइनस में भी कभी आएगा, नैनोमीटर की वजह हो सकता है कोई भयंकर नैनोमीटर कल को आ जाए, वो तो बात की बात है। खैर, तो मोटोरोला इज अ कंपनी जिनको लगा कि सो कॉल्ड अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्राइस तो हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं चार्ज कर सकते लोगों से, हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, वेस्टेज कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने दुनिया भर में एक कोर्स इन्वेंट किया, सिक्स सिग्मा। व्हाट? सिक्स सिग्मा। ये कोर्स आप भी कर सकते हो। इसमें चीजें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है कि कैसे आपका जो डैमेज रेट है वो कम से कम हो। आपने कभी छोला भटूरा तलते हुए, भटूरा तलते हुए देखा है हलवाई को? कभी डोसा बनाते हुए देखा है? घर में डोसा बनता है तो वेस्टेज ज्यादा होती है ना, क्योंकि मम्मी उतनी प्रोफेशनल नहीं है। बट जो बाजार वाला डोसा बनाने वाला होता है, उसका डोसा कभी वेस्ट नहीं होता। अब मान लीजिए कि आपको डोसे की दुकान खोलनी है, मैं डोसा बनाऊंगा और महीने में गारंटी करता हूं एक भी डोसे का प्लेटर खराब नहीं होगा। मैं तनख्वाह मांग रहा हूं 50,000 रुपए। आप कह रहे नहीं सर आप बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। आपने किसी घटिया कुक को रख लिया, वो डेली 10 डोसे का प्लेटर खराब कर रहा है। एक डोसा अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका नुकसान कितने का हो रहा है? 1000। 30 डेज में नुकसान कितना हो रहा है? 30,000।
तो 30,000 का आपका नुकसान हो गया, और आप अपने हलवाई कुक को कितने पैसे दे रहे हैं? 20,000। तो भाई टोटल लागत तो आपकी उतनी आ गई ना जितनी मैं सैलरी मांग रहा हूँ। 20 आपने तनख्वाह दी, 30 का नुकसान हुआ। आई एम चार्जिंग हाउ मच? 50। तो आप किससे रखेंगे? जो डैमेज कम करे या जो डैमेज ज्यादा रखे? जो डैमेज कम करे। समझ में आ गया? तो मान लीजिए कोई टीचर है, वो भाई 3 दिन हफ्ते में पढ़ा रहा है, उसका भी सिलेबस हो रहा है। जो 6 दिन पढ़ा रहा है उसका भी सिलेबस हो रहा है, बट बच्चे का टाइम कहाँ पे इफेक्टिवली यूज होगा? जो 3 दिन में पढ़ेगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है? अपना रिजेक्शन रेट कम करना है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। सेल 10% बढ़ानी है, इट इज योर। सर इसमें आप मेथड बता सकते हैं? बिल्कुल, कैश सेल हो सकती है एज वेल एज क्रेडिट सेल, दिस कुड बी द मेथड। क्रॉस 30,000 मार्क टर्नओवर, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। तो रिजल्ट्स व्हाट अ फर्म वांट्स टू अचीव इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। तो भाई आप सवेरे पढ़ेंगे कि रात में पढ़ेंगे? इंसान है या उल्लू है? ये मेथड हो गया। कैसे पढ़ेंगे? सर पहले बुक से देखकर नोट्स बनाएंगे, फिर नोट्स को लर्न करेंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए उन्हें लिखेंगे। इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव इज टू गेट गुड मार्क्स एंड इरिटेट द कोलीग्स। और इसका इतना नोट्स बना है। समझ में आई बात? ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आ गया? पक्का? एक चीज और है चिल्ड्रन, यहां लिखा है टू इंप्रूव कम्युनिकेशन सिस्टम टू होल्ड रेगुलर स्टाफ मीटिंग्स। किस लिए? हमको सेल बढ़ानी है। सेल बढ़ानी है इसलिए रेगुलर स्टाफ मीटिंग की जाएगी। तो रेगुलर स्टाफ मीटिंग करना इज अ प्रोग्राम। किस लिए करेंगे हम इसे? सेल बढ़ाने के लिए। इट्स एन ऑब्जेक्टिव। समझ में आई बात? ऑब्जेक्टिव का मतलब सबको क्लियर हो गया? इसके कुछ फीचर्स हैं। सिंगल एक्टिविटी होनी चाहिए, देन इट इज द रिजल्ट एंड नॉट द एक्टिविटी। ओके, अभी कल अगर लोगों को याद हो, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लास कर रहे थे। जिनका नई भी सब्जेक्ट है वो भी वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा। जो कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, किस लिए करती हैं? बेटरमेंट के लिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इज अ प्रोग्राम, और बेटरमेंट होना अपनी कंट्री का सस्ता सामान मिल जाए एटलीस्ट, जो है ही नहीं, इट इज एन ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? तो कल मैं कुछ बोल रहा था क्लास में, अकोमोडेटिंग एन ऑटोनोमस आइटम। तो जो अकोमोडेटिंग वाले थे ना, वही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। गॉट इट क्लियर? तो हलवाई क्यों खाने को बड़ा बढ़िया डेकोरेट करता है? ताकि वो बहुत हाई प्राइस में बिक जाए। बहुत लजीज खाना आपकी मम्मी क्यों बनाती है? ताकि आप बाजार में जाके मोमोज पे, चाउमीन पे, इन सब पे मुंह ना मारे। तो मम्मी का ऑब्जेक्टिव है टू गिव यू हेल्दी फूड। बट कुछ हैं जो वो सड़े तेल की समोसे से सो कॉल्ड जान ही नहीं छुड़ा पाते हैं। मेजरेबल होना चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव, एंड इट शुड ऑलवेज बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। लाइक 2% रिजेक्शन रेट घटाना है, 10% सेल बढ़ानी है, 30,000 करोड़ तक अपना टर्नओवर पहुंचाना है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। समझ में आई बात? सर हमारा बच्चा ना बहुत अच्छा आपको बन के दिखाएगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सर इसकी अटेंडेंस 25% है ना, हम प्रॉमिस करते हैं 95% हो जाएगी। इट इज एन ऑब्जेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का, बकवास एक लिखी होगी पैराग्राफ के अंदर एज यूजुअल। फिर बोला जाएगा द सेल्स मैनेजर assures the managing director or the CEO of the company to increase the sale by a large extent. What it is? Anything but not an objective. Anything but not an objective. The salesman assures the CEO to increase the sale by 25% next year. This is definitely an objective, क्योंकि ये quantitative terms में मेजर हुआ। मम्मी ने झापड़ मारा, बहुत बुरा लगा, रोना आ रहा है। आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। दोस्त बोले कितनी कंटाप पाए? 5। ये ऑब्जेक्टिव था मम्मी का, क्वांटिटेटिव टर्म्स में है। समझ गए? समझ गए बच्चों? अचीवेबल होना चाहिए। व्हाट? अभी सेल है 1 साल की 1,000 करोड़ की। सेल्स मैनेजर कह रहा है बॉस मैं 5 लाख करोड़ कर दूंगा। उसका बॉस उसको रांची पागलखाने भेज देगा। 1,000 करोड़ से 5 लाख करोड़, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने। समझ में आया? तो मोदी जी अगर बोले इंडिया आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, भाई ये ऑब्जेक्टिव समझ में आता है। 1 महीने के अंदर हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। कुछ गड़बड़ हो गया, धूप उप लग गई लगता है। समझ में आई बात की नहीं? हाँ हाँ, नहीं मैं प्लान है ना भैया, प्लान ही तो पढ़ रहे हो तुम। क्या पथ भ्रमित हो गए तुम तो? बनारस जा रहे हैं सर, मान लीजिए गाड़ी और आगे चली गई, कोलकाता चले गए, तो फिर बनारस कहाँ जा पाए? प्लान गड़बड़ हो गया, आपका प्लान गड़बड़ हो गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो हम क्या पढ़ रहे हैं लोग?
पढ़ते पढ़ते किसी और तरफ चले जाते हैं। हम प्लान पढ़ रहे हैं ना, नहीं हो पाया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम पढ़ क्या रहे हैं? प्लान पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए बच्चों, कोई क्वेरी किसी की? चिल्ड्रन, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरी? नो क्वेरीज? चलिए, स्ट्रैटेजी क्या होती है? सर अभी प्लान पढ़ा तब आप स्ट्रैटेजी पढ़ाने लग गए। बिल्कुल, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फेडअप हो चुका है कि लोग पायरेसी करते हैं विंडोज की। फेडअप। ऑब्जेक्टिव है कि अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्यूटर सिस्टम्स पे जो हो रहे हैं वो अगले आने वाले 1 साल में 25% बढ़ जाएं। इट इज एन ऑब्जेक्टिव। हाउ वी विल बी एबल टू अचीव दिस? मे बी अ प्रोग्राम, the acts done for achieving this may be the method. सर स्ट्रेटजी क्या है? आप जब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? शॉर्ट टर्म होगा तो स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी होने के लिए लॉन्ग टर्म, आपके ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म होने चाहिए। मैं फिर से अपनी बात को कर रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट परेशान है पायरेसी से और ये चाह रहे हैं कि अगले 6 महीने में, 1 साल में हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्यूटर्स पे 25% बढ़ जाए। सॉरी, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म। आने वाले टाइम में इतना बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम बना ले हम कि विंडोज ही हर जगह हो, एप्पल का iOS और गूगल का क्रोम या एंड्रॉयड हमसे पीछे ही रहे, और ये हम आने वाले 10 साल में करना चाहते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। पूरा बिजनेस हमारा तरक्की करे, सॉरी, ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी। पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। पूरा बिजनेस तरक्की करे, भाई इसका तो बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया। हमारे एम्प्लॉइज एफिशिएंटली काम करें, प्रॉफिट हमारा बढ़े, सेल बढ़े, तो वी आर टेकिंग मेनी फैक्टर्स, बट स्ट्रैटेजी तब होगी व्हेन वी विल टेक पर्टिकुलर फैक्टर कि भाई हमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बढ़ाना है बस। देन अकॉर्डिंगली हम उसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे। तो ये 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो थर्ड वाला पॉइंट जनरल है, फंसेंगे आप फर्स्ट और सेकंड में। बस समझ में आ गया? मैं चाहता हूं कि हर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, बस ये ऑब्जेक्टिव होगा, स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बट क्या करें आप कि 20 नंबर के एमसीक्यू में 19 नहीं आना चाहिए, पूरा 20 आना चाहिए। तो पर्टिकुलरली आई एम फोकसिंग ऑन एमसीक्यू, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। समझ में आया? मैक्सिमम बच्चों की कंप्लेन होती है, सर मेरा पेपर छूट जाता है, क्योंकि शॉर्ट आंसर को हम लॉन्ग की तरह लिख देते हैं और लॉन्ग शॉर्ट लिखने लायक भी नहीं होता। तो इट इज बेटर कि आप लॉन्ग आंसर से लिखना स्टार्ट करिए, ताकि बाद में आप लॉन्ग आंसर ज्यादा ना लिख के अपना शॉर्ट भी अटेम्प्ट कर लें। शॉर्ट में ही इतना अपनापन आ गया, लिखना था 100 वर्ड का, लिख दिए 500 वर्ड, तो उसमें कोई 3 में से 15 नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं। ओके, तो यू हैव टू सी कि आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म हो एंड यू फोकस ऑन particular things. You focus on particular things. Then it is called as what? Strategy. समझ में आ गई बात? चलिए, तो स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।